नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम दुबे आज हाजिर हूँ आपके बीच में। चूँकि अब सेटअप मेरा रेडी हो गया है, केवल एडिटिंग थोड़ा सा मैनेज करना है। उसके होने के बाद वीडियो तो कंटिन्यू है ही और बढ़ता रहेगा। आज मैं एक बहुत ही महान व्यक्ति के बारे में बात करूँगा, जिसने धारणा के विषय में बहुत ही गहरा शोध किया है और जिससे मिलने के बाद महात्मा गांधी, आइंस्टाइन और रशियन प्रेसिडेंट स्टालिन बहुत प्रभावित हुए। जी हाँ दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम था वोल्फ मेसिन। होता यह है कि वोल्फ मेसिन जब 15 से 16 साल के थे तो अपने घर से गुस्सा होकर के जर्मनी के ट्रेन में जाकर के छिप जाते हैं और सीट के नीचे छिपे हुए थे। उस समय ना उनके पास पैसा था और ना ही उनके पास कोई टिकट था। वोल्फ मेसिन कहते हैं कि वह दिन जब मैं ट्रेन के डब्बे में सीट के नीचे छिप करके सोया हुआ था, अचानक से जब टीटी की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़ती है। मुझे याद है वह पूरा घटना, जब टीटी डब्बे में एंटर करता है, उसके पैरों की खटखट की आवाज़ और उसके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, वेयर इज़ योर टिकट। ऐसे करते करते टीटी मेरे पास आ जाता है और मेरे पास टिकट न थे। टीटी मुझसे पूछता है कि आपका टिकट कहाँ है। मैं अपनी आंखें डर के मारे बंद करता हूँ और फिर प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर। लेकिन प्रार्थना करने से पहले मेरे बगल में एक पेपर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उस टुकड़े को मैं अपने हाथों में लेता हूँ और उस टुकड़े को हाथों में लेकर के आंख बंद करके मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और फुल कॉन्फिडेंस से मैं यह धारण करता हूँ कि यह टिकट है। उसके बाद मैं वह पेपर का टुकड़ा टीटी को दिखाता हूँ और मैं इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध रह गया। टीटी बोलता है कि जब टिकट तुम्हारे पास है तो तुम सीट के नीचे क्यों छुपे हुए हो, पागल हो क्या? मैं भी हैरान रह गया। उसके बाद मेरा जीवन वहाँ से पूरी तरह से बदल गया। उसके बाद दोस्तों, ये लड़का जो है बहुत बड़ा इंसान बनता है, जिसका नाम आपको मैं बता ही चुका हूँ, वोल्फ मेसिन। इनके ऊपर हिटलर ने 2 लाख फ्रैंक का इनाम रखा हुआ था। तो ये रसिया चले जाते हैं। रसिया में जाकर के एक जो है सभा में अपने धारणा के शोध को सबके सामने रखते हैं, बताते हैं। तभी रसियन पुलिस आती है और इन्हें गिरफ्तार करती है और पर्दा गिरा देती है। बोलती है कि अब शो समाप्त हो गया है, क्योंकि आपके मैजिशियन जो है पकड़े जा चुके हैं। वोल्फ मेसिन को ले जाया जाता है उस टाइम के स्टालिन को, आप जानते होंगे, स्टालिन के पास। और स्टालिन उनसे पूछते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, तुम मुझे सिद्ध करके दिखाओ वरना तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। वोल्फ मेसिन कहते हैं ठीक है, मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। फिर स्टालिन वोल्फ मेसिन से बोलते हैं कि जाओ, ठीक 2 बजे तुम्हें कुछ आर्मी के जवान लेकर के जाएंगे एक बैंक में, और उस बैंक में जाने के बाद तुम्हें ट्रेजरर से 1 लाख रूबल निकलवा करके लाना है। लेकिन किस बैंक में ले जाया जाएगा ये वोल्फ मेसिन को पता नहीं था, क्योंकि स्टालिन इस बात से परेशान था कि अगर जो कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक धारणा से किसी दूसरे व्यक्ति की धारणा बदल सकता है, तो व्यक्ति केवल पदार्थ नहीं रह जाएगा, बल्कि कुछ और भी चीजें हैं जो व्यक्ति के ऊपर काम कर रही हैं। अब वोल्फ मेसिन को ठीक 2 बजे नेक्स्ट डे कुछ आर्मी के जवान आते हैं, उसके आंखों पर पट्टी बांधते हैं और उसे जो है क्रेमलिन के एक बड़े बैंक में ले जाया जाता है। और ले जाने के बाद बैंक कैशियर के पास उसे पहुंचाया जाता है। वोल्फ मेसिन
फिर से अपनी पॉकेट से एक सादा कागज का टुकड़ा निकालते हैं। निकालने के बाद आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि ये 1,00,000 रूबल के लिए बैंक में रसीद है। और फिर वो कागज का टुकड़ा ट्रेजरर को देते हैं, वहाँ पर कैशियर को देते हैं। कैशियर उसे बार बार देखता है और बार बार देखने के बाद वह 1,00,000 रूबल वोल्फ मेसिन को दे देता है। वोल्फ मेसिन स्टालिन के पास जाते हैं, उसे 1,00,000 रूबल देते हैं। वोल्फ मेसिन से स्टालिन का ये करिश्मा देख करके वोल्फ मेसिन का स्टालिन परेशान हो, लेकिन उसे शक होता है कि हो सकता है कोई इससे मिल गया हो और मिल करके ऐसी घटना को अंजाम दे दिया हो, जबकि पूरी की पूरी बैंक को आर्मी से कवर्ड किया गया था, जबकि ऐसा कोई घटना ना हो, धोखाधड़ी ना हो। फिर स्टालिन से वो 1,00,000 रूबल वोल्फ मेसिन ले जा करके फिर बैंक कैशियर को वापस देते हैं और कैशियर से बोलते हैं वो मेरा कागज़ का टुकड़ा मुझे दे दो। जैसे ही कैशियर कागज़ का टुकड़ा देखता है उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो केवल सादा कागज़ का टुकड़ा था दोस्तों। फिर वहाँ से वोल्फ मेसिन को फिर से स्टालिन बुलाता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि केवल एक व्यक्ति अपनी आंतरिक धारणा से किसी की धारणा को कैसे चेंज कर सकता है। तो उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक और तरकीब सोचा। उसने कहा कि जाओ, तुम्हें कल रात को मेरे कमरे में उपस्थित हो जाना है। क्योंकि दोस्तों स्टालिन जिस कमरे में रहता था उसकी पत्नी को भी नहीं पता रहता था कि वो किस कमरे में है, क्योंकि उस कमरे के तरह ही 7 और एक सेम टू सेम कमरे बनाए गए थे और यहाँ तक कि किसी भी सैनिक जो उसकी सुरक्षा में लगे होते थे कमरों के बाहर, उन्हें भी नहीं पता होता था कि स्टालिन किस कमरे में सो रहा है। रात को 12 बजे स्टालिन ने वोल्फ मेसिन को बुलाया था। रात को ठीक 12 बजे वोल्फ मेसिन स्टालिन के कमरे में उपस्थित हो जाते हैं। स्टालिन देख करके पूरी तरह पसीने से लथपथ होकर के परेशान। स्टालिन चूंकि इस सुरक्षा व्यवस्था में रहता था कि कोई दुश्मन उसके घर के ऊपर, उसके कमरे के ऊपर बम ना फेंक दे जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, इसलिए उसने उसी तरह के 7 कमरे दूरी दूरी पर बनाए हुए थे, उसी तरह के सुरक्षा घेरे में रहता था। अपनी पत्नी को नहीं बताता था कि वो किस कमरे में है। फिर वोल्फ मेसिन कैसे उसके कमरे में उपस्थित हो गया, स्टालिन बिल्कुल परेशान। फिर स्टालिन ने पूछा वोल्फ मेसिन से कि ये बताओ तुम मेरे कमरे में उपस्थित कैसे हो चुके, क्योंकि पूरे रसिया में सबसे कठिन काम कुछ हो सकता है तो स्टालिन के कमरे में उपस्थित होना और यह जानकारी प्राप्त करना कि स्टालिन किस कमरे में सो रहा है। बाकी सब काम तो मैं आसान मान सकता हूँ, लेकिन ये तो सबसे कठिन काम था, फिर भी तुम कैसे कर लिए? स्टालिन का जवाब था, मैं सैनिकों के पास आया और मैंने बोला आई एम बैरियर, और उन सैनिकों ने ही मुझे आपके कमरे में पहुंचा दिया। क्योंकि स्टालिन के सबसे भरोसेमंद जो सुरक्षा या फिर उस समय के सेनाध्यक्ष थे जिनका नाम था बैरियर, तो बैरियर का नाम सुन करके मुझे आपके कमरे में पहुंचा दिया गया। उसके बाद तो रसिया में इस तरह के लोगों की जो हत्याएं होती थी कि जो मैजिशियन होने का या फिर इस तरह की चीज़ों को करने का दावा करते थे, उनकी उस समय जोरों शोरों से हत्या हो जाती थी। तो हत्या उस घटना के बाद बंद हो गई और स्टालिन ने वोल्फ मेसिन से कहा कि आप रसिया में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और एक और घटना हुई जिसे आज के टाइम में सबसे बड़ा हथियार माना गया है। स्टालिन ने कहा कि इस धारणा के सिद्धांत पर हमें शोध करना चाहिए कि एक व्यक्ति कैसे अपनी आंतरिक धारणा से किसी की और की धारणा को प्रभावित कर देता है। इसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि अगर जो हम लोग धारणा को प्रभावित करना सीख जाते हैं तो दुनिया का अंतिम सबसे बड़ा शस्त्र ये धारणा होगी, क्योंकि धारणा ही एक ऐसा शस्त्र है कि अगर जो दुश्मन देश का कोई व्यक्ति किसी
हमारे देश पर या किसी अन्य देश पर परमाणु हमला करना चाहे, लेकिन अगर जो हम उसकी धारणा को परिवर्तित कर दें तो खुद की हत्या कर लेगा या फिर उसी परमाणु बम को अपने देश पर ले जा करके गिरा देगा। वास्तविकता में ये सत्य है और आज के टाइम में इसी विषय पर कार्य कर रहे हैं इलॉन मस्क, जो धारणा चेंज करने के लिए मानव मस्तिष्क में चिप लगाने के तरीकों को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, सारे धर्म, सारे संप्रदाय, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी कुछ है, ये कहीं ना कहीं एक रूप से धारणा ही तो है जो हमारे ऊपर हावी है और हमारे पूरे जीवन को संचालित करती है। वाकई में जो धारणा का सिद्धांत था वोल्फ मेसिन का, सबसे अजीबो तरीके से सबको प्रभावित किया, जिससे महात्मा गांधी, आइंस्टाइन, स्टालिन और बड़े बड़े लोग प्रभावित हुए। धारणा ही है जो गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध बनाती है और बुद्ध धर्म या बुद्ध संप्रदाय का स्थापना होता है। धारणा ही है जैनिज्म, धारणा ही है हिंदुज्म, या सब कुछ धारणा ही जो पूरे मानव समाज को परिवर्तित कर सकती है। दोस्तों, अगर जो आपको पढ़ना हो इनके बारे में तो इनकी बुक अबाउट माई सेल्फ जाकर के जरूर पढ़ें। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं और मैं चाहूँगा कि आप धारणा को समझें और किसी भी धारणा से प्रभावित होने के लिए पहले विचार करें कि वाकई में आप किस चीज़ से प्रभावित होते हैं, क्योंकि आप जहाँ पर रहते हैं किसी ना किसी धारणा से आप प्रभावित हो ही जाते हैं। एक शोध हुआ था कि हमारे अग्र मस्तिष्क से ज़्यादा ताकतवर हमारा पीछे का मस्तिष्क है, जिसमें हम लोग केवल अच्छा ही सोचते हैं। अबे तो अगर जो आप कोई भी अच्छी चीजें सोचने की कोशिश करेंगे तो पीछे के मस्तिष्क से ही सोचेंगे। और धारणा धारण करना हमारे चारों तरफ के वातावरण पर निर्भर करता है और हमारा पश्चिम मस्तिष्क पूरी तरह से प्रभावित होता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं शिवम दुबे जल्द ही आपको चंद्रयान 3 पर वीडियो प्रोवाइड करूंगा।